नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। निदा फाजली ने बच्चों पर एक बार लिखा था, घर से मस्जिद है बहुत दूर तो ये कर लें, चलो किसी बच्चे को हंसाया जाए। बात आज बच्चों पर होगी, लेकिन खास तौर से पहले दुनिया का नजारा देखकर समझे कि बच्चों का जिक्र करता कौन है। मसलन सीरिया में बीते 425 दिनों से सब कुछ बंद है। स्कूल, संस्थान, बच्चे पढ़ना लिखना भूल चुके हैं। चंद तस्वीर पहले दिखलाते हैं। ये सारी तस्वीरें सीरिया के बच्चों की है। बीते 425 दिनों से इन बच्चों को नहीं पता वह किस दुनिया में जी रहे हैं। स्कूल बंद हैं, पढ़ाई होती नहीं, तो ये बच्चे पढ़ना लिखना भी भूल चुके हैं। और समूची दुनिया में इस सच को लेकर सीरिया में बम बरसाए जा रहे हैं कि IS को खत्म करना है तो एकमात्र रास्ता हथियारों का है, युद्ध का है। लेकिन वक्त के साथ साथ बड़े होते इन बच्चों को दुनिया कौन सा भविष्य दे रही है, शायद इस पर समूची दुनिया ही मौन है। मुश्किल सवाल आपके जहन में रेंग रहे होंगे कि बच्चों का जिक्र, वह भी किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इससे आज शुरुआत क्यों हुई है। राजनाथ सिंह कल घाटी पहुंचेंगे, संवाद बनाने की कोशिश होगी। BSF पहले ही पहुंच चुकी है। इन सब के बीच हुर्रियत ने तमाम धर्माचार्यों को पत्र भी भेज दिया। राजनीतिक तौर पर हर राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर दस्तक भी देकर चला गया। मुख्यमंत्री साहिबा जम्मू में जाकर जम्मू कश्मीर के हालात का ब्यौरा भी दे आई। लेकिन इन सब के बीच बच्चों का जिक्र किसने किया? यकीनन किसी ने नहीं किया। आइए जरा स्थितियों को टटोलें और आज हम आपको लिए चलते हैं कि जन्नत में बचपन का नजारा देखें है क्या। पहली रिपोर्ट देखिए। आर्मी पब्लिक स्कूल, वर्न हॉल स्कूल, DPS स्कूल, एडिफाई किड्स, ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, IQRA इंटरनेशनल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, 2, 3, मिंटो सर्किल इंग्लिश मीडियम, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, RP स्कूल, सनपोर्ट प्रे स्कूल, शोमशेक ब्राइट बिगनर स्कूल, शोमशेक नॉलेज ट्री, श्रीनगर ब्रिटिश स्कूल, कश्मीर वैली स्कूल, ट्री हाउस प्ले ग्रुप, मेलनसन स्कूल। जी, ये फहरिस्त इतनी लंबी कि दस्तक का वक्त ही स्कूलों के नाम गिनाने में खत्म हो जाए, क्योंकि वादी के शहरों में बिखरे 11,192 स्कूल और घाटी के ग्रामीण इलाकों में सिमटे 3,280 में से ज्यादा छोटे बड़े स्कूल मौजूदा वक्त में बंद पड़े हैं। और इन स्कूलों में जाने वाले तकरीबन 2 लाख से ज्यादा छोटे बड़े बच्चे बीते 2 महीनों से घरों में कैद हैं, क्योंकि घाटी का हर स्कूल बंद है। ऐसे में 5 बरस का बच्चा घर के मुहाने पर खड़े होकर टकटकी लगाए सिर्फ सड़क के सन्नाटे को देखता है और सवाल पूछने पर खामोश हो जाता है। भाई मुझे बताए, आप कितने महीने से स्कूल नहीं गया? हाँ, कितना टाइम हो गया स्कूल नहीं गया? 3। स्कूल की याद आ रही है आपको? हाँ? और जो बच्चे कुछ बड़े हो गए, समझ रहे हैं पढ़ना जरूरी है, लेकिन उनके भीतर का खौफ उन्हें कैसे बंद कमरों के अंधेरे में किताबों से रोशनी दिला पाए, ये शायद मौजूदा वक्त में किसी दिवा स्वप्न की तरह है। अगला एग्जाम आने वाला है, आपने वो तैयारी की उस एग्जाम के लिए? थोड़ी बहुत तैयारी तो की है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जो स्कूल मदद करता है वो खुद घर बैठ के नहीं कर सकते है ना, इसलिए। घर में कितने घंटे आप पढ़ते हो? 6 घंटे तक। यकीनन इससे बड़ी त्रासदी किसी समाज, किसी देश के लिए हो नहीं सकती कि हिंसा के बीच आतंक और राजनीतिक समाधान का जिक्र तो हर कोई कर रहा है, लेकिन घरों में कैद बच्चों की जिंदगी कैसे उनके भीतर के सपनों को खत्म कर रही है और खौफ भर रही है, ये कोई नहीं समझ रहा। और शायद अब बच्चों के माँ बाप भी इस त्रासदी को समझने लगे हैं, लेकिन डर और खौफ उनके भीतर भी है। इसीलिए घर की चौखट पर टकटकी लगाकर बैठने के अलावा उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं। इनका जो बिना पढ़ाई घर में एक कमरे में बैठे हुए हैं बच्चे, दिमागी तवाज़ुन बहुत ही बिगड़ गया है बच्चों का। अगर देखा जाए कि हर एक बच्चा यही चाहता है कि अब हम ना पढ़े, क्योंकि जो माहौल इस कश्मीरी वादी में बना हुआ है वो सूरत हाल देखकर बच्चा ये भी कहता है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। ये सारा जो ये मामला है ये गवर्नमेंट ने बच्चों पे ये असर डाला।
किसी हद तक अगर देखा जाए तो। राजनीतिक दल कश्मीर में अमन शांति लाने के लिए पहल तो कर रहे हैं और अलगाववादी नेता अलग अलग देशों को पत्र लिखकर कश्मीर में मध्यस्थता करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कश्मीर का भविष्य जिन हाथों में है वही खतरे में पड़ा है। कश्मीर में हजारों स्कूल पिछले 46 दिन से लगातार बंद है और उन बच्चों के भविष्य का कोई नहीं सोच रहा। कैमरामैन तारिक लोन और रऊफ अहमद के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक। जाहिर है ये सवाल तो आपके जहन में भी रेंगता होगा, जिन कश्मीर का भविष्य, जिन बच्चों को संभालना है, उन बच्चों का भविष्य मौजूदा वक्त में किनके हाथों में है और इस तरीके से वो चीजें संभल क्यों नहीं रही। स्थिति देखिए, रिपोर्ट देखिए। अब गवर्नमेंट ने बोला था आप स्कूल जाए, क्या वजह आप लोग स्कूल नहीं गए? अगर हम स्कूल जाएंगे ये भरोसा नहीं है कि हम वहाँ से जिंदा लौट के आएंगे कि शहीद होके लौट के आएंगे। ये आवाज घाटी की है, कश्मीर घाटी की, जहां बीते 46 दिनों से स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, लेकिन घाटी में बच्चों की आस खत्म नहीं हुई है। उन्हें भरोसा है स्कूल कॉलेज खुलेंगे। ये अलग बात है, किसी भी राजनेता की जुबान पर बच्चों के इस दर्द, इस खौफ का जिक्र नहीं है। कोई मारे गए कश्मीरी युवाओं के हाथों में पत्थर को आतंक करार देकर मारने के हक में है, तो कोई इसे 5% का आतंक बताकर घाटी की हिंसा को थामने के लिए हर बच्चों को अपना बताकर इनकी मौत को बर्बाद न होने देने की बात कहने से नहीं चूक रहा। बच्चे स्कूल जाते थे, किताब की बजाय बैग में पत्थर भर के देते थे और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पे हमला करो। ये कोई सत्याग्रही नहीं थे, ये हमलावर थे और हिंसा करने वालों के साथ सरकार सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं। मगर इन लोगों की, इन बच्चों की, ये जो मासूम बच्चे थे, इनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं होनी चाहिए। यानी जिन बच्चों के कंधे पर कल कश्मीर का भविष्य होगा, उन्हें कौन सा भविष्य मौजूदा वक्त समाज और देश दे रहा है, इस पर शायद हर कोई मौन है। और असर इसी का कि घाटी में 8,171 प्राइमरी स्कूल, 4,665 अपर प्राइमरी स्कूल, 960 हाई स्कूल, 300 हायर सेकेंडरी स्कूल और 2 सेना के स्कूल बीते 46 दिनों से बंद हैं। जो आज के जो बच्चे, हमारे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के हैं, मुझे उनका आगे जो आगे फ्यूचर है वो होगा, वो खत्म हो रहा है। श्रीनगर से दिल्ली तक कोई सियासतदान बच्चों के बारे में जब सोच नहीं रहा, तो धीरे धीरे वादी की गलियों में स्कूल बैग लटकाए ये बच्चे कुछ आस जगा रहे हैं कि शायद कहीं पढ़ाई हो रही है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक स्कूलों के लगातार बंद से आहत कुछ समाज सेवी ने अपने स्तर पर पहल की है। कुछ ने अपने घरों को दे दिया, कहीं मस्जिदों में तो कहीं अस्थायी तौर पर स्कूल खोले गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। श्रीनगर के रैनावारी इलाके की मस्जिद में 200 छात्रों को वॉलेंटियर टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों को प्रोफेशनल ट्यूटर पढ़ा रहे हैं। यानी घाटी में बच्चों को लेकर राजनेता या राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि समाज और लोगों ने खुद बहुत छोटे स्तर पर पहल की है। कई जगहों पर मेज, कुर्सियां और जरूरी पैसे चंदे से इकट्ठा किए गए। अधिकांश बच्चों को इन वैकल्पिक स्कूलों तक पहुंचने के लिए भारी सुरक्षा बलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में ये बच्चे ऐसे रास्ते चुनते हैं जहां कम सुरक्षा बल हो, गलियों से निकल जाए वो। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी होगी, उनकी काफ़ी स्टडी सफ़र कर रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, अब उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। ये अलग सवाल कि घाटी के हालात के समाधान का रास्ता सेना के जरिए ही टटोला जा रहा है। इसीलिए 12 बरस बाद दोबारा घाटी में बीएसएफ की तैनाती हो गई है। और इस सवाल पर हर कोई खामोश कि आखिर घाटी में बीते 46 दिनों से बच्चे कर क्या रहे हैं। यह सवाल सिर्फ सियासतदान नहीं, बल्कि वहां के अलगाववादी नेता भी सोचते हैं क्या। 1.5 से 2 पन्ने का एक पत्र लिखा इन्होंने तमाम धर्माचार्यों के नाम, और उसमें इस बात का जिक्र किया घाटी के हालात क्या है। शंकराचार्य, काबा के इमाम, पोप, दलाई लामा, इन सबको यह पत्र भेजा गया है। इसमें बीते 46 दिनों में बंद घाटी के हालात का जिक्र किया गया है, पैलेट गन का जिक्र किया गया है, मारे गए लोगों का जिक्र किया गया है, कश्मीर के हालात में दखल देने की गुजारिश की गई है।
संख्या बताई गई है, कितने लोग कैसे मारे गए। कश्मीरियों के संघर्ष और हक का सवाल भी उठाया गया इस पत्र में। घाटी में लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक पहल हो रही है, इसको लेकर गुस्सा भी दर्शाया गया है। और इन सारे सवालों के बीच जो सवाल बिल्कुल नहीं उठा वो सवाल यही है कि बच्चे या फिर कश्मीर का भविष्य किस तरीके से अंधेरे में, इसको लेके कोई रास्ता निकलता क्यों नहीं। और इन सब के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे तो क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे। वहां के लोग क्या सोचते हैं? क्या बातचीत हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इनको चाहिए था कि हुर्रियत के पास जाए, बात करे, सब हुर्रियत से बात करे, या आपस में बात करते तो क्या फिर कुछ फायदा ही नहीं होता है। गरीब लोग मरते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब होम मिनिस्टर साहब यहां पे आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो कश्मीर के मसले पर बहुत ही अच्छे से विचार करेंगे। कल जो अपोजिशन पार्टियां गई है वहां पर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में, उमर साहब की क़यादत में, उन्होंने वजीर सदर साहब से बात की है और वजीर आला से भी वजीर आज़म से बात की है। उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट रखे हैं। उनको आगे देखेंगे क्या होगा। अब दिल्ली पर है, सब दिल्ली की सरकार पर है। अगर वो अच्छा कदम उठाएगी तो हालात सुधर सकते हैं। राजनाथ सिंह अभी 2 टाइम्स कश्मीर के लिए आए बात करने के लिए, लेकिन आप देखनी चाहिए उनको कश्मीर के यूथ से बात करनी चाहिए, ना कि कश्मीर के पॉलिटिशियन से बात करनी चाहिए। कश्मीर के लोग आवाम क्या चाहते हैं उनसे बात करनी चाहिए। वो जबकि पॉलिटिशियन से बात करते हैं, पॉलिटिशियन से हल नहीं निकलने वाला। होम मिनिस्टर अभी तक दो बार यहाँ आए, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। यहाँ से जाते हैं दिल्ली में बैठते हो, कुछ काम उनके पास कुछ है ही नहीं। इसके लिए वो चाहते ही नहीं कश्मीर से हम कश्मीर को छोड़ेंगे। उन पे यहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, अभी तक इतने जवान शहीद हो गए, क्या निकला अभी तक, क्या बात की उन्होंने। प्रधानमंत्री से विचार विमर्श के बाद देश के गृह मंत्री बुधवार सुबह कश्मीर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में 2 दिन बिताएंगे और उस बीच न सिर्फ राजनीतिक दलों और अलग अलग संगठनों से मिलेंगे बल्कि कई लोगों से भी बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि कश्मीर को लेकर अब बीजेपी वाजपेयी की राह को चुन रही है और उसी राह पर निकल पड़ी है। उस बीच राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की भी उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा में रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। राजनेता ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कश्मीर के युवा सोच रहे हैं कि कौन कौन से रास्ते निकाले जाएं। बहुतेरे रास्ते, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि मौजूदा वक्त में एक तरफ अगर घाटी में हिंसा हो रही है तो किससे बात की जाए, दूसरी तरफ चुनी हुई सरकार है, वह क्यों घाटी की सड़क पर उतर के समाधान का रास्ता टटोल नहीं रही। लेकिन इन सब के बीच आइए जिक्र, पाकिस्तान जिस रूप में भारत के खिलाफ जहर दुनिया भर में उगल रहा है, कई सवाल ऐसे में भारत के भीतर खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल यह है कि भारत अपने तौर पर कितना तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर, जरा देखिए स्थिति क्या है। यह लाइन ऑफ कंट्रोल है, 740 किलोमीटर लंबा, और यहीं से पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ होती है। घुसपैठ बढ़ रही है, पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं। चीन पाकिस्तान के साथ इस इलाके में युद्धाभ्यास कर यह संकेत भी दे रहा है कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद पर खामोश रहकर भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और इन हालातों में अगर ये जानकारी सामने आए कि सीमा पर तैनात जवानों के पास हथियारों की कमी है, तो यह सच किसी भी भारतीय के लिए मुश्किल भरा सच होगा। जी, संसद की रक्षा मामलों से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट कहती है कि हमारी सेना कई मोर्चों पर पुराने उपकरणों के साथ ही काम कर रही है। रिपोर्ट में बकायदा कहा गया है कि सेना के पास छोटे हथियार, तोपखाने के हथियार, निगरानी उपकरण, सिग्नल और कम्युनिकेशन उपकरण और रडार जैसी वस्तुओं की खासी कमी है। और आलम तो यह है कि इंसास राइफल को बदलने के लिए 60,000 आधुनिक राइफल की फौरन जरूरत है, लेकिन इस दिशा में कुछ हो नहीं रहा। जवानों के पास आर्टिलरी गन के गोले नहीं है। संवेदनशील मसला होने के चलते ज्यादा जानकारी दी नहीं जा सकती, लेकिन कई हथियार पुराने हैं, कई जगह हथियारों की खासी कमी है और इसका खुला जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। इसी माफिक तोपखाने में बहुत कमी है, आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर्स की बहुत कमी है। इसी प्रकार आपका जो वॉर वेस्टेड रिजर्व्स एमुनेशन है और वॉर वेस्टेड रेट्स जो इक्विपमेंट है उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। और ये कमी जो है पिछले 10-15 सालों से चलती आ रही है।
तो क्या सेना के जवानों को आतंकवादियों से जूझने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत पड़ती है कि उनके हथियार आतंकवादियों से लोहा ले पाएंगे या नहीं? और इन सब के बीच जब संसद से लेकर किसी भी राजनीतिक मंच पर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्होंने आदेश सेना को दे दिया है कि वो झुके नहीं और मौके पर फायर करें या बदला लें, तो इन हालातों का कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो हमने हाल में दस्तक में इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे घाटी में तैनात सीआरपीएफ के पास बुलेट प्रूफ हेलमेट तक नहीं है। और इन सब के बीच आज ही सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग फिर कश्मीर पहुंचे, यानी बीते 46 दिनों से कश्मीर संकट के बाद ये उनका तीसरा दौरा है। और चूंकि गृह मंत्री भी कल पहुंच रहे हैं तो उससे पहले जनरल वहां पहुंचे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई किसी बड़े ऐलान के साथ समाधान का रास्ता निकलेगा या फिर सेना के पास तमाम हथियार होने चाहिए? सरहद पर आतंकियों का मुकाबला कर रहे सेना के जवानों के लिए जरूरी हथियारों की कमी का सवाल लगातार संसद में उठाया जाता रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ अब कश्मीर में लगातार खराब होते हालात के बीच मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार सेना की तरफ ही देख रही है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। और इस देश की मुश्किल यही है। याद कीजिए, जय जवान जय किसान 1965 में यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। हर प्रधानमंत्री इसका जिक्र जरूर करता है। जय जवान, इसको लेकर अगर हम ये रिपोर्ट दिखलाते हैं कि एलओसी पर तैनात सेना के पास हथियार तक नहीं, तो आइए जय जवान के बाद जय किसान, वह जब उपज पैदा करता है, पसीना बहाता है, उस उपज की हालत सरकारों के बीच क्या हो जाती है। चलिए आपको लिए चलते हैं धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में। तो जिस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, वहां 1 अरब 43 करोड़ रुपए धान बीते 4 बरस में सड़ गया और सरकार सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पाई। ये हाल देखिए सरकार के खरीदे धान का। रायपुर से लेकर बालोद और दुर्ग से लेकर बिलासपुर तक राज्य के धान उत्पादक हर जिले में हजारों टन धान आज भी खुले आसमान तले लावारिस बिखरा पड़ा है। कई जगहों पर कैप कवर फट गए तो कई जगहों पर कवर भी नहीं है। और हालात इतने बदतर कि कई जगहों तो धान में से ही उसकी बालियां भी उगाई। यानी एक तरफ किसान की खासी मेहनत और दूसरी तरफ जनता की गाड़ी कमाई। इस बर्बादी तले जब जिक्र खाद्य मंत्री से हुआ, वो इस हकीकत को मानने से तैयार ही नहीं हुए, लेकिन जब रूबरू हुए तो कार्रवाई का हवाला देने लगे। देखो, कैप कवर बिना धान के पड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बहुत से लोगों के ऊपर नोटिस दिए गए, कई लोगों को टर्मिनेट किए गए, कई लोगों को वसूली की कार्रवाई की गई है, कई लोगों के स्पष्टीकरण के लिए सब कार्रवाई हुई। इस बार में पिछले विधानसभा में मैंने जवाब दिया था। दरअसल धान सड़ने के बाद किसी काम का रहता नहीं, इसे जानवर भी नहीं खाते और इसका सिर्फ एक इस्तेमाल होता है और वो है शराब बनाने में। यानी अरबों की धान चंद शराब व्यापारियों को नीलाम में दे दी जाती है। तो शक तो यह भी है कि इस गड़बड़ झाले में शराब माफियाओं का हाथ तो नहीं। शुरुआत में कैप कवर वगैरह खरीदने का, सारा करने का, हर साल उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो ठीक से कभी किया नहीं जाता। और इसमें 2 बातें होती है, एक तो इनकी जो चोरी होती है वो छुपती है, और दूसरा शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इसको सड़ा करके ऑक्शन किया जाता है और वो सीधा सीधा उनके पास पहुंच जाता है। और इसमें सबकी भागीदारी है। मैं ये कहूं कि चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक इसमें पैसा बंटता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ती। दरअसल इस बरस धान की खरीद शुरू होने वाली है। मानसून अच्छा है, पैदावार भी अच्छी है, लेकिन जब पहले की धान का उठान नहीं हो पाया तो अब सरकार धान कहां रखेगी, इसका भी सवाल है। यानी धान की बर्बादी को लेकर सरकार किसी तरीके की कोई व्यवस्था कर रही है, ऐसा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल होती क्या है, इसका अंदाजा इससे ही लग सकता है कि सरकारी राशन की दुकानों में हजारों टन दाल सड़ चुका है और आम आदमी को 2 जून की रोटी मिल सके, इसके लिए शुरू हुई पीडीएस की दुकानें इसलिए बंद हो गई क्योंकि राज्य सरकार सस्ते दाम में राशन मुहैया नहीं करा पाई। एक वो दौर था जब छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे, लेकिन अब मौजूदा दौर है जब इस पीडीएस सिस्टम की खामियां सामने आने लगी हैं। गांव-गांव में हजारों टन धान सड़ रहा है, लेकिन इस तरह के सैकड़ों दाल भात केंद्रों में महीनों से लगा ताला अब तक नहीं खुल पाया है।
आखिर क्यों, ये जनता सवाल पूछने लगी है और वो ये भी पूछने लगी है कि आखिर कब लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी धान से लेकर दाल तक बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं, कार्रवाई किसी पे नहीं, सिलसिला बदस्तूर जारी। और अभी भी सरकार ये बता पाने की स्थिति में नहीं कि ऐसा चलता रहेगा और कब तक चलेगा।